2024 के लोकसभा चुनाव वो ईवीएम के द्वारा करवाए जाएं या बैलेट पेपर के द्वारा करवाए जाएं, देश भर में यह सबसे बड़ा मुद्दा आज बन रहा है। लेकिन इस बीच में कल एक बड़ी खबर निकल करके सामने आती है कि चुनाव आयुक्त, जो कि चुनाव करवाने वाले 3 आयुक्तों में से एक आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद में अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा, इसके साथ साथ यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो इतना जो है वो सरेंडर करने की हालत में आ गए हैं या आ चुके हैं कि वो अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो 2 बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है। पहली बड़ी बात तो यह निकल करके सामने आ रही है कि क्या चुनाव आयुक्त की अंतरात्मा जाग गई और इसलिए चुनाव आयुक्त ने वो तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस वक्त में, जो विपक्ष आरोप लगाता है, उनको मानने से इनकार कर दिया, उन हथकंडों के ऊपर चलने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप इससे अच्छा मेरा इस्तीफा ले लीजिए। और इसके बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या वो नहीं चाह रहे थे कि चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव वो ईवीएम के जरिए हो? क्योंकि देश भर में लगातार इसको लेकर के एक मांग उठ रही है और तमाम वो लोग जो इस मांग को समर्थन कर रहे हैं या इसमें अगुवाई कर रहे हैं, महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह और तमाम वो लोग, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वकील, बुद्धिजीवी तबका, विपक्ष के कुछ नेता, तमाम लोग जो इस बात को जो है वो लगातार उठा रहे हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्या चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, उन्होंने इस बात को भांप लिया कि ये ईवीएम के जरिए अगर चुनाव होंगे तो इसमें धांधली होगी, या फिर उन्होंने ये भांप लिया कि अगर कहीं ऐसा नहीं है कि कल को सरकार इंडिया गठबंधन की आ जाए और उसके बाद में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जिस तरह से धांधलेबाजी हो रही है, तो ऐसे में कल को अगर ये सरकार बदल गई तो कहीं उनको जेल नहीं जाना पड़ जाए। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अरुण गोयल साहब, इलेक्शन कमिश्नर, उनका कार्यकाल 2027 तक था। अभी तो उनकी नियुक्ति हुई थी। 18 नवंबर को वो इस्तीफा देते हैं, 19 नवंबर को उनको नियुक्ति मिल जाती है और 21 नवंबर 2022 को वो ऑफिस संभाल लेते हैं। बिजली की गति से जो है सारा काम हुआ था। उनका रिटायरमेंट नहीं था, पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस लिया उन्होंने। 18 नवंबर 2022 को वीआरएस लेते हैं, मतलब कि ऐच्छिक तौर पर जो है वो रिटायरमेंट लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको वीआरएस कहते हैं कि मेरी इच्छा कर रही है मैं रिटायरमेंट से पहले अपने आप को रिटायर कर लूं या रिटायर हो जाऊं, उस प्रक्रिया को वीआरएस कहते हैं। तो इन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद में फिर अगले ही दिन इनको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करवा दी गई 19 तारीख को। और इसके 3 दिन बाद में, अपनी रिटायरमेंट के 3 दिन बाद में और नियुक्ति के 2 दिन बाद में 21 तारीख को इन्होंने अपना जो पद था उसको संभाल लिया। और उसके बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नियुक्ति हुई है ये गलत तरीके से हुई है, लिहाजा चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाएगी उसमें सीजीआई की अहम भूमिका होगी, 1 वोट सीजीआई का होगा। और उसके बाद में फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देती है और मोदी सरकार कहती है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी होंगे, विपक्ष के एक नेता होंगे और इसके साथ में नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एक मंत्री होंगे, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एलओपी, ये 3 लोगों का वोट वो तय करेगा कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा।
अब इसके बाद में सवाल यह भी है कि क्या ईवीएम को लेकर के चुनाव आयुक्त वो असहज थे? क्या ईवीएम से चुनाव करवाए जाने को लेकर के वो स्थिति सहज नहीं थी उनकी? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईवीएम को लेकर के जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर अगली सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है तो ईवीएम को लेकर के जो धांधलेबाजी है या जिस तरह से फ्रॉडगिरी की जाती है उसको हम सबके सामने ला देंगे, दिखा देंगे, बता देंगे और जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं और इस बीच में मैं आपको एक बयान दिखाता हूं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक बयान निकल करके सामने आया है और जयराम रमेश क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। गोयल के इस्तीफे पर 3 सवाल मेरे मन में आए हैं, यह उनकी तरफ से कहा गया है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच में कुछ मतभेद हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार और अभी जिन्होंने रिटायरमेंट अपना इस्तीफा दिया है अरुण गोयल, उनके बीच में आपस में कोई मतभेद है? पहला सवाल ये। क्या मोदी सरकार से उनके मतभेद हैं? अरुण गोयल और नरेंद्र मोदी सरकार में अब पट नहीं रही थी, जुगलबंदी खत्म हो गई थी, आपसी में तालमेल जो ठीक नहीं था। हालांकि नरेंद्र मोदी ही इनको लेकर के आने वाले थे। आगे मैं आपको फिर से कहानी बताता हूं। क्या वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? तो यह सवाल भी जो है खड़ा किया जा रहा है। अब 2 बातें कही जा रही हैं, या तो जो अरुण गोयल साहब हैं उनकी अंतरात्मा जाग गई और उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, जिस तरह से धांधली करवाना चाह रहे हैं या जिस तरह से धांधली हो रही है। ये सवाल है पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक डोमेन के अंदर एक परसेप्शन भी खड़ा हो रहा है इसको लेकर के। वो लोगों का सवाल मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं। तो ये सवाल जो है लोगों का है एक, इसको लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अलग अलग जगह पर कि क्या इनको पता चल गया था कि ईवीएम और तमाम तरह की जो दूसरी कमियां हैं वो इतने नेक्स्ट लेवल पर जाकर के अब होने की तैयारी हो रही है 2024 के चुनाव में, कि चुनाव से पहले इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इन्होंने कह दिया कि नहीं साहब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और इन्होंने अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया। या फिर दूसरा बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कहीं ऐसा है कि अरुण गोयल साहब वो पूरी तरह से भाजपा के आगे बिछ चुके हैं, एकदम से नतमस्तक हो गए हैं, और अब जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो भी तुरंत की तुरंत ज्वाइन कर ली, तो क्या उसी तरह से ये भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? सवाल ये भी है। और सोचिए कि अगर ये भी उसी तरह से बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इस देश के मतदाताओं का, आम लोगों का विश्वास जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रति है वो फिर कहां जाएगा? अगर कोई जज वो इस्तीफा देकर के बीजेपी में चला जा रहा है, अगर कोई चुनाव आयुक्त जो चुनाव करवाने वाले लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वही अगर इस्तीफा देकर के बीजेपी में चले जाएंगे, तो फिर लोग कैसे जो है वो देश की संस्थाओं के ऊपर यकीन करेंगे कि देश की संस्थाओं में ईमानदारी से काम हो रहा है, निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कि रातों रात जो है मेरा मन पलट जाए और रातों रात जो है मुझे कोई बाबा जी का सपना आ जाए कि देखो सुबह उठ करके तुम्हें बीजेपी दफ्तर में जाकर के पटका गमछा पहनना है और बीजेपी में शामिल होना है। ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति की जो सोच बन रही होती है, प्लान बन रहा होता है, या जिसको जो ऑफर दिया जाता है वो बहुत पहले दिया जाता है, बहुत पहले उसके दिमाग में आता है कि अब बहुत हो गया, अब उधर चलते हैं, अब आराम से उधर रहेंगे, खाना पीना अच्छे से होगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एजेंसियों की परवाह नहीं, किसी प्रकार की परवाह नहीं, पैसा ही पैसा और आराम से सत्ता की गोद में लेट करके रहेंगे। तो एक वक्त लगता है, व्यक्ति सोचता भी है, व्यक्ति अपने जो पद है उसके बारे में भी सोचता है, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचता है, अपने आप के बारे में सोचता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो क्या मैं कंफर्ट रह पाऊंगा,
अपने आगे के आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है कि कितने टाइम तक ये चीजें चल पाएंगी, तो व्यक्ति बहुत तरीके से इसको लेकर के अपने आप में मन में जो है वो इसको लेकर के विचार विमर्श करता है और तब जाकर के फिर वो एक फैसले पर पहुंच पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने दिनों तक आप उस पद पर थे तो बतौर बीजेपी के प्रति झुकाव रखने के साथ साथ आप उस पद पर काम कर रहे थे और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि ये चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग वो राहुल गांधी को नोटिस जारी कर रहे हैं चुनाव से पहले ही कि नरेंद्र मोदी को बोलने के अंदर आपको संयम बरतना है। क्यों केवल चुनाव सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए हो रहे हैं? क्या चुनाव सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ेंगे या बाकी और भी लोग लड़ेंगे? और अगर कोई इस प्रकार की नोटिफिकेशन जारी की जा रही है, हिदायत दी जा रही है, तो क्या सिर्फ राहुल गांधी ही बयानबाजी इस तरह की करते हैं कि उनके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं? क्या बाकी और नेता, सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के और दूसरे नेता, उनके बयानों से आपको कोई आपत्ति नहीं है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी खड़ी हो रही है बार बार, जो है ईवीएम वाली बात, कि क्या उन्होंने जो है वो मन बना लिया था कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं जा रहा हूं, और ऐसे में चुनाव आयुक्त को, अरुण गोयल को खुद से ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। क्योंकि अगर चुनाव आयुक्त को हटाना होता तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, चुनाव आयुक्त को हटाना। और इसी से आप समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त की जो पावर होती है, जो शक्तियां होती है, वो कितनी बड़ी होती है, कितनी मजबूत होती है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो प्रोसेस पूरा शुरू होता है, तब जाकर के सारी स्थिति जो है वो बन पाती है कि आप किसी को हटाना चाह रहे हैं, उसको हटा पाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि अब समय नहीं है। और दूसरा, अब जो उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है, जो निकल करके सामने आ रहा है, एक बहुत औपचारिक जो है वो कारण बताया जा रहा है, जो कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से और स्वास्थ्य कारणों की वजह से। तो इस पर बहुत ज्यादा यकीन जो है वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कोई ऐसे व्यक्तिगत कारण नहीं हो सकते हैं कि देश में इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, और उससे पहले आप इस्तीफा दे दें। आपके व्यक्तिगत कारण जो भी हों, उनको टाला जा सकता है, आपके व्यक्तिगत कारणों को सुलझाया जा सकता है और पूरी सरकार उसमें आपकी मदद करेगी। और अगर कोई स्वास्थ्य कारण ऐसे हैं कि आपको कोई जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा, तो भी अचानक से ऐसे क्या स्वास्थ्य कारण बन रहे हैं आपके साथ में? कौन सी ऐसी नई बीमारी जो है वो आपके शरीर में, आपके मन में या जहन में है, जिसको लेकर के आपको लगता है कि नहीं, आप इस पद पर कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे? सोचिए कि वो लोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, प्रधानमंत्री हों और बाकी बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हों, चुनाव आयुक्त हों, इनकी प्रॉपर डाइट होती है, प्रॉपर डॉक्टरी होती है, हर प्रकार से एक एक चीज बारीकी के साथ में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य आदमी जिसको लग रहा हो कि नहीं भाई मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, कई दिन से दर्द उठ रहा है और 6 महीने से उस पेट के दर्द को लेकर के चल रहा है, और फिर एकदम से जो है उसको बहुत ज्यादा किसी दिन हो जाता है, तब जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब जाकर के पता चलता है कि तुझे तो भाई बहुत गंभीर ये बीमारी हो गई है। ऐसा नहीं होता है। अगर इनको 4 दिन जुकाम भी रह जाए तो भी स्पेशल पैनल आकर के चेक करेगा। अगर 4 दिन बुखार भी हो जाए तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकर के चेक करेंगे। तो हर प्रकार से इनकी डाइट से लेकर के डॉक्टरी तक सब कुछ जो है वो चेकअप होता है। तो ये कहना कि व्यक्तिगत कारण थे, व्यक्तिगत कारण देश से बड़ा ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कारण हो गया है? अब बताइए, सिर्फ 3 महीने की बात है, 2.5 3 भी पूरे नहीं बचे। ये आज मार्च की 10 तारीख हो चुकी है, नतीजे जो है वो 25 मई तक आ ही जाएंगे। तो 25 दिन वो और 20 दिन ये, और उसके बाद में अप्रैल और मार्च के 60 दिन, तो करीब करीब 3 महीने लगा लीजिए आप। इतने दिन जो है वो बचा है। सिर्फ अप्रैल मार्च का तो हमने लगा ही लिया है। अप्रैल के 30 दिन, 20 दिन ये 50 और 75 दिन कुल रह गए। कुल 75 दिन
और 75 दिन भी आप जो है वो नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कारण है? और प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि चलो मैं बात करूंगा, मैं फोन पर बात करूंगा, मैं आपके परिवार के साथ, कोई भी बड़ी समस्या होती है तो वो कहते हैं। उन्होंने विनीश फोगाट को भी कहा था ऐसे ही कि विनीश तुझे गुस्सा बहुत आता है, एक दिन मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारे परिवार वालों के साथ में बैठूंगा कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। तो प्रधानमंत्री तो इस कदर जो है वो सहयोग करते हैं, तो फिर ये दिक्कत कहां पर आकर के खड़ी हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या फिर ये तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर बताए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत कारण, और जब भी कोई इस तरह से इतना बड़ा इस्तीफा होता है या कोई नेता किसी बड़ी पार्टी को छोड़ करके जाता है तो वो यही कहता है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। अगर खुल करके नहीं बोलना होता है तो, या फिर खुल करके बोलना होता है तो कहता है कि राहुल गांधी जो है वो लोगों के साथ में उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। अगर कोई कांग्रेस का नेता इस्तीफा देता है तो, अगर बीजेपी का नेता इस्तीफा देता है तो कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इस तरह की बातें जो है कोई ना कोई कहता है, लेकिन यहां पर जिस तरह की चुप्पी सन्नाटा दिखाई दे रहा है, कायदे से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या विस्तार पूर्वक बताना चाहिए। कम से कम कोई विस्तार पूर्वक ट्वीट करके या किसी को इंटरव्यू दे करके बताना चाहिए कि आखिरकार ये अचानक से रातों रात कैसे हो गया, और रातों रात कैसे ये हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया और खुद जो है वो फिर उसके बाद में राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। क्या उन्होंने पहले भी पेशकश की थी इस्तीफे की? क्या उनको पहले भी मनाने की कोशिशें हुई, या इस बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया गया तो उनको मनाने की कोशिशें हुई, या उन्होंने कोई ऐसा वाजिब कारण सरकार को बताया है, राष्ट्रपति जी को बताया है कि ऐसा कोई वाजिब कारण है जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया? तो ये सारे सवाल इस वक्त में पब्लिक डोमेन के अंदर खड़े हैं, ये सारे सवाल इस वक्त में लोग पूछ रहे हैं, और जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब उन लोगों के पास में शायद नहीं है जिनके पास होना चाहिए। आप बताइए, इतने बड़े पद पर बैठे अगर व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि कोई बहुत सामान्य सी बात है जिस पर इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए, या इतनी बड़ी बात है जिस पर सरकार को खुद आकर के सामने जवाब देना चाहिए? जो चुनाव आयुक्त जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको खुद आकर के जवाब देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के दिमाग में एक क्लैरिटी आए कि क्यों आखिरकार ये इस्तीफा हुआ है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।